हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। पिछली क्लास में हमने नेशनल इनकम को कवर किया था। आज हम सेकेंड ग्रेड के इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन। तो बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उपभोग फलन होता क्या या कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। उपभोग फलन जो है आय उपभोग का संबंध दर्शाता है, यानी कि आय में चेंज होने से उपभोग में क्या चेंज हो रहा है। आय के जो जितने भी फैक्टर्स है उनसे उपभोग में क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें उपभोग फलन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन भी लिख रखी है, कंजप्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे कंजप्शन जो है वो किसका फलन है, यानी किसका फंक्शन है, वाई का। क्योंकि अगर आपके पास इनकम है तभी आप कंजप्शन कर पाएंगे। तो जो कंजप्शन है वो किसका फंक्शन है, वाई का, यानी कि आय। इकोनॉमिक्स में जो वाई है, जो वाई डिनोट किया जाता है वो किया जाता है आय के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। देखिए बच्चों, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति की आय में जो चेंज हुआ है उसके कारण उसके उपभोग में क्या चेंजेस हो रहा है, ये क्या कहलाता है, उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे कि मैं हूँ या आप है, जैसे कोई भी पर्सन है, हमारी इनकम बढ़ती है या हमारी इनकम घटती है, तो उससे हमारी जो प्रोपेंसिटी होती है एक कंजप्शन की, उसमें चेंज आता है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा अपने खर्चे बढ़ाएंगे और इनकम कम होगी तो हम अपने खर्चे कम करेंगे, है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दो तरीके की होती है। एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी। अब एपीसी क्या दिखाती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दिखाती है आय और उपभोग का अनुपात, यानी एपीसी जो है उसको हम डिनोट करते हैं वाई बाय सी से, सी बाय वाई से। सी यहाँ पे वही आपका कंजप्शन आ जाएगा और वाई आ जाएगा इनकम, ठीक है। आय और उपभोग का अनुपात है वो हमें कौन बताता है, एपीसी बताती है। इसी तरीके से अगर हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो इसमें क्या है, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे हम कि चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम, यानी कि कंजप्शन चेंज हो रहा है किसके बिहाफ पे, इनकम के बिहाफ पे, ठीक है। तो इसको एमपीसी कहा जाता है, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन। और एपीसी में हम क्या देखते हैं, आय और उपभोग का अनुपात देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एमपीसी की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसकी स्पेशलिटी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एमपीसी जो है हमेशा धनात्मक होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो हमेशा उसका खर्चा बढ़ता है, घटता नहीं है, धनात्मक होती है, यानी कि इनकम के साथ उसके खर्चे बढ़ते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा, एमपीसी हमेशा इकाई से कम होती है। इकाई से कम होती है का मतलब ये हो गया कि जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसके जो खर्चे हैं वो क्या होता है, जितनी इनकम बढ़ी है उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। मान लीजिए आपकी 10,000 इनकम है और आपको 20,000 इनकम मिलने लग गई, तो आप 10 का 10 जो एक्स्ट्रा मिला है उसको खर्च नहीं कर देंगे, कुछ 2-3 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं कि इकाई से कम होती है। क्लियर है।
अब देखिए अगला पॉइंट कि गरीबों की एमपीसी जो है वो अमीरों की तुलना में अधिक होती है। इसका ये मतलब है कि किसी गरीब को अगर आप 2000 रुपये का या 500 का नोट देंगे तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि सबसे पहले जाएगा मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद लेगा, यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा है। अमीर को कुछ पैसा मिलेगा तो तुरंत मार्केट में जाके कुछ नहीं खरीद लेगा, या उसकी नई इच्छाएं जागृत नहीं हो जाएगी कि मेरे को ये चीज़ परचेस करनी है। तो इसका मतलब होता है ये कि गरीब जो होता है उसके पास जितना पैसा आता है वो उसको उससे अपने जो डिज़ायर है, जो वो नेसेसिटीज़ जो हैं उसकी, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पे एमपीसी और एपीसी में क्या संबंध है, यानी मार्जिनल और एवरेज जो प्रोपेंसिटी कंज्यूम है उनमें क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है इसमें कि जब आय में परिवर्तन होता है तो एपीसी और एमपीसी दोनों में ही परिवर्तन होता है। बट ऑब्वियस है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो व्यक्ति की एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी दोनों में ही चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने खर्चे इनकम के हिसाब से बढ़ाएगा, या इनकम कम हो गई है तो घटाएगा, है ना। अब देखिए जब आय बढ़ती है तो एमपीसी और एपीसी दोनों घट जाती है। जब आय बढ़ती है तो एमपीसी और एपीसी दोनों घट जाती है। घट जाती है का मतलब है कि ये इकाई से कम होती है ना। एक्स्ट्रा इनकम मिलने से पूरी खर्च नहीं कर जाती, उसका कुछ पार्ट ही एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है। और एमपीसी अपेक्षाकृत तेज़ी से घटती है। एवरेज प्रोपेंसिटी की अपेक्षा में जो एमपीसी है वो तेज़ी से घटती है, यानी कि आय बढ़ने से एमपीसी और एपीसी दोनों घट जाती है और एमपीसी ज़्यादा तेज़ी से घटती है। समझे आप। अब देखिए बचत प्रवृत्ति क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। प्रोपेंसिटी टू सेव है, जैसे हमने उपभोग और आय का संबंध देखा, वैसे आय और बचत का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे बचत लिखा हुआ है तो आय और बचत का क्या संबंध होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो एमपीएस जो है वो S/Y आएगा। अब S यहाँ पे क्या होगा, सेविंग, और Y यहाँ पे क्या होगा, आय। यानी कि आय के अनुपात में कितनी सेविंग हो रही है उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। ऐसे ही सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्लियर है, यानी कि आय में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज हो रहा है ये हमें एमपीएस बताता है। समझ गए बात को। अब देखिए एपीसी और एपीएस जो है हमेशा इक्वल्स टू 1 रहता है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में कंजप्शन और सेविंग मतलब एवरेज कंजप्शन उसका क्या है और एवरेज सेविंग क्या है वो इक्वल्स टू 1 होती है। और नीचे की इक्वेशन में यहाँ पे दिखाया गया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन और मार्जिनल जो सेविंग है उसकी, ठीक है, वो क्या है, 1 है। अब उपभोग फलन के जो सिद्धांत है वो बेसिकली 4 सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो इसमें है वो आता है निरपेक्ष आय परिकल्पना। ये जो थ्योरी है ये केन्स ने दी है। केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता कहे जाते हैं। इस थ्योरी में केन्स ने ये बताया है कि जब आय बढ़ती है
तो उपभोग बढ़ता है लेकिन आय में वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज केन्स ये कहना चाहता है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है लेकिन वो आय की वृद्धि के अनुपात में कम बढ़ता है, यानी जितनी आय बढ़ी है उतना उपभोग व्यक्ति का नहीं बढ़ता है। और उपभोग और आय है यानी कि कंजप्शन और इनकम का जो संबंध है वो नॉन प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आय और इनकम में एकदम से डायरेक्ट कनेक्शन इसमें नहीं बताया गया है। समझे बात को आप? दूसरी चीज़ जो है, दूसरी जो थ्योरी है इसमें सापेक्ष आय परिकल्पना, ये दी है जेम्स ड्यूसेनबरी ने। जेम्स ड्यूसेनबरी ने इसमें बताया है कि उपभोग जो है अन्य व्यक्तियों के व्यवहार पर भी निर्भर करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसका उपभोग फलन है यानी उसका जो कंजप्शन है वो लोगों के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है कि आपके आस पड़ोस वाले कैसे रह रहे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे रहते हैं, उनके जो बिहेवियर है कंजप्शन के उसका इफ़ेक्ट भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो इसको कहा जाता है सापेक्ष आय परिकल्पना और ये दी है जेम्स ड्यूसेनबरी ने। चौथी जो थ्योरी है वो है स्थायी आय परिकल्पना की, फिक्स्ड इनकम हाइपोथेसिस। इसमें फ्राइडमैन ने ये बताया है कि ये जो स्थायी आय परिकल्पना है इसको फ्राइडमैन ने दिया है। इसमें यह बताया गया है कि स्थायी आय में होने वाला परिवर्तन ही उपभोग को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि कोई भी इंसान है उसकी जो फिक्स्ड इनकम है उसमें जो होने वाले चेंजेस है वो व्यक्ति का कंजप्शन बिहेवियर जो है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप, आई होप, कि जो फिक्स्ड इनकम है उसी वैसे तो जो फ्राइडमैन है इन्होंने स्थायी परिकल्पना और अस्थायी परिकल्पना दोनों की बात की है, स्थायी आय और अस्थायी आय की बात की है। अब स्थायी आय में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति का उपभोग व्यवस्थित रूप से प्रभावित करता है। अस्थायी आय का जो चेंजेस है या जो उसको अस्थायी आय मिली है उससे व्यक्ति का जो उपभोग ढांचा है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी सैलरी है 25,000 रुपये। अब आपने क्या किया, एक दोस्त के साथ शर्त लगाई, ठीक है, उसमें आपने 10,000 रुपये जीते। आपने 10,000 रुपये जीते तो 10,000 रुपये आपकी क्या हो गई, अस्थायी आय हो गई। अब आपका जो उपभोग है वो आपकी सैलरी पे ही डिपेंड करेगा, ना कि आपकी जो अस्थायी आय जो आपने रिवॉर्ड जीता है 10,000 रुपये उस पर। समझ गए बात को? ठीक है, अगली जो है थ्योरी वो है जीवन चक्र परिकल्पना। इसको एंडो मोदिगिलियानी ने दिया है। अब इसमें ये कहा गया है कि उपभोग किसी उपभोक्ता की जीवन काल में प्रत्याशित आय का फलन होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग फलन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में कितना असेट्स कमाएगा। इस थ्योरी में ये भी दिया गया है, कुछ बातें कही गई हैं कि व्यक्ति को ये पता है कि मैं कब तक जीऊँगा, व्यक्ति को ये भी पता है कि मैं कब एक वर्किंग एज में आ जाऊँगा या वर्किंग स्टार्ट कर दूँगा, व्यक्ति कब मरेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। बट सेकंड ग्रेड में जो है इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता, क्योंकि कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है समझना। अब आपके लिए तो सिर्फ मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन आते हैं कि इनका जो ये परिकल्पनाएं दी गई हैं उनका मिलान किया जाए। जैसे निरपेक्ष आय परिकल्पना जो है वो केन्स ने दी है, सापेक्ष आय परिकल्पना जो है वो ड्यूसेनबरी ने दी है, स्थायी आय परिकल्पना किसने दी है, फ्राइडमैन ने दी है, और जीवन चक्र परिकल्पना जो दी है एंडो मोदिगिलियानी ने दी है। इसके अलावा एपीसी और एमपीएस
क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 होते हैं। और MPC और MPS भी क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 होते हैं। यानी कि एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन और सेविंग है वो इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। इसके अलावा बचत प्रवृत्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बचत प्रवृत्ति आय और बचत का अनुपात है। औसत बचत प्रवृत्ति की अगर हम बात करें, वो सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होता है ये बताते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको इसके जो ये आपका टॉपिक है इसका कोर कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।